नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। अक्सर आप पूछते हैं, बिहार में अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे? प्रशांत किशोर का क्या होने वाला है? क्या प्रशांत किशोर किसके वोट काटेंगे? प्रशांत किशोर क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? प्रशांत किशोर बिहार में क्या उलटफेर करेंगे? कई सारे सवाल अक्सर लोग हमसे पूछते रहते हैं। हमने कहा कि आज इसी बहाने बिहार को देखते हैं। प्रशांत किशोर जो है वो इस स्थिति में तो नहीं है फिलहाल कि वो अपने दम पर सरकार बना सके, मुख्यमंत्री बन सके। प्रशांत किशोर की कहीं हवा मुझे नहीं दिखाई पड़ रही। मैं बिहार में हूँ, पटना में हूँ, सासाराम, आरा घूमता हुआ पटना आया हूँ और यहाँ अलग-अलग लोगों से बात कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर के कई लोग हैं चाहने वाले। जहाँ मैं रहता हूँ उसके पास में एक जो है साइबर कैफे है, वहाँ के सज्जन जो हैं भारद्वाज जी हैं, बड़े भक्त हैं और वो कहते हैं कि सर प्रशांत किशोर जैसा कोई आदमी नहीं। प्रशांत किशोर अगर आए तो प्रदेश जो है वो तरक्की कर जाए। और प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा हमलावर जो है तेजस्वी यादव पे रहे। नौवीं पास, नौवीं फेल, पता नहीं क्या क्या करते रहे। हालांकि आज जो है बड़ी चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री की डिग्री की, और जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है सिंगल बेंच ने कि डिग्री दिखाना जरूरी नहीं है, वो किसी की निजता का उल्लंघन है। तो अब जो है डिग्री कितना इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये तो देश के आम नागरिक तय करते ही रहते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या किया सबके सामने, 11 साल हुए। मोदी जी की डिग्री तब भी चर्चा में थी जब वो आए थे। उन्होंने खुद कई जगह अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहिए कि लोगों से, प्रेस वालों से बात करते हुए कहा था कि हमारी पढ़ाई कुछ नहीं, कि स्कूली शिक्षा हुई, हम तो इधर उधर घूमते फिरते रहे, फिर लोगों ने कहा कि आप ये कर दो वो कर दो, हमने, लेकिन हमारी पढ़ाई बहुत नहीं हुई। मोदी अक्सर कहते रहे, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी एक दिन जो है, आपको याद होगा कई साल पहले की बात है कि इनका जो अमित शाह जी हैं और अरुण जेटली साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और नरेंद्र मोदी जी की डिग्री दिखाई थी, एमए की डिग्री, बीए की डिग्री। लेकिन पता चला कि बाद में कि वो दोनों डिग्री नकली है, क्योंकि तब 1971 में उन्होंने बीए किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर गुजरात के किसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए की डिग्री ली थी। लेकिन उस समय कंप्यूटर आया ही नहीं था, 1978 में कंप्यूटर नहीं आया था, तो कंप्यूटर से डिग्री कैसे टाइप हो गई, ये लोग सवाल पूछे। फिर वो एक याचिका दायर की गई सीआईसी में, हमने कल उस पर बात भी की थी परसों। सीआईसी ने कहा दिल्ली कोर्ट को कि दिल्ली विश्वविद्यालय को कि आप उनकी डिग्री सामने लाइए। दिल्ली विश्वविद्यालय कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था उनकी डिग्री पे कई साल पहले। अब जो है फैसला दिया कि डिग्री दिखाने के लिए बाध्य नहीं है, निजता का हनन है। खैर, लेकिन दूसरी तरफ जो है तेजस्वी है, उन्होंने कल ट्विटर पे अपनी डिग्री को लेकर के बात की और उन्होंने लंबी एक चिट्ठी लिखी है ट्विटर पे। उसके कुछ हिस्सा मैं आपको बताता हूँ। आप कहेंगे कि प्रशांत किशोर पे करते चर्चा हुए जो है तेजस्वी पे आ गए। मैं पूरी बातों पे आता हूँ, आपको समझ में आएगा, आप साथ रहिएगा। उन्होंने लिखा है कि मैं चाहता हूँ आप मुझे ट्रोल करें। ये तेजस्वी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ट्रोल करें, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, नौकरी पर मेरे घर का दरवाजा खुला होता है, जनता दरबार लगता है, सबकी शिकायत सुनी जाती है, तत्काल कार्रवाई होती है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई नफरत नहीं, सब बराबर हैं। जितनी बड़ी लेगेसी है, जितना बड़ा साम्राज्य है, जितनी बड़ी सियासत है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी सेवा है, समर्पण है, भरोसा है। आपने मेरे आंदोलन देखे हैं, सड़क पर संघर्ष देखा है, जब गांधी मैदान में लाठियां चली आप सब मेरे साथ थे, जब सदन में विधायकों को पीटा गया आप संबल देने आए, तब मैंने एक दिन में 16 रैलियां की, मैंने हाथ बढ़ाया आपने साथ दिया, मैंने झोली फैलाई आपने 80 सीटें डाल दी। तो ये शासन आपका है, ये सत्ता आपकी है, ये कुर्सी आपकी है। आपको जब भी मौका मिले आ जाइए, एक हाथ लगाइए, मुझे आवाज दीजिए, नौवीं फेल बाहर आ जाएगा, एक पर खड़ा रहेगा। तो उन्होंने, और उसमें उस चिट्ठी में उन्होंने ये भी जिक्र किया कि नौवीं फेल मैं क्यों हो गया, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था, उस समय क्रिकेट खेलने वाले लोग, तमाम लोग जो है पढ़ाई पे कम, क्रिकेट पे ज्यादा ध्यान देते थे, वगैरह वगैरह। लेकिन जो बात कहना चाह रहे हैं और हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि जो नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को लेकर के, कि तेजस्वी नौवीं फेल है, क्या शासन चलाएगा। लेकिन शासन चलाने के लिए पढ़ाई जो है यहाँ अनिवार्य नहीं की गई है। संविधान ने नहीं कहा है कि
इस डिग्री वाला आदमी ही प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री या कोई और मंत्री बन सकता है। कई लोग हुए जो बहुत पढ़े लिखे, जिनके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा काम किया। और तेजस्वी यादव को भी जब मौका मिला, ये देखिए, जो बिहार में पिछले कुछ सालों में नौकरियां मिली, उसके लिए तेजस्वी का श्रेय जाता है। बिहार के लोग मानते हैं कि नौकरियां तेजस्वी की वजह से मिली। और 1 लाख से ज्यादा लोगों को, कोई 1 लाख नहीं बल्कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देने का उन्होंने वादा किया था, और लगभग 5-6 लाख लोगों को नौकरी मिली। बहुत सारी चीजें बदली। और तेजस्वी यादव अब जो है एक ऐसे नेता के तौर पर बिहार में एस्टैब्लिश हो चुके हैं, जो उनको लोग पसंद करते हैं। और 2020 के चुनाव में भी देखिए तो 75 सीटें आई थी, बीजेपी से 1 सीट ज्यादा आई थी आरजेडी। हालांकि कहा गया कि आरजेडी को बेईमानी की गई, वोट ज्यादा आए थे आरजेडी और कांग्रेस और उनके साथी गठबंधन जो थे। 12,000 वोट ज्यादा थे एनडीए से, सीटें कम आई, और फाइनली तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। तो जो प्रशांत किशोर तेजस्वी को लेकर के नैरेटिव कर रहे हैं, वो नैरेटिव चढ़ा नहीं, बल्कि बिहार में जो नैरेटिव चल रहा है, सही मायने में कहिए तो नैरेटिव राहुल गांधी का चल रहा है। राहुल गांधी ने जो नैरेटिव गढ़ा सामाजिक न्याय का, राहुल गांधी ने जो नैरेटिव गढ़ा एसआईआर पे, और अभी देखिए बिहार में जो चलता रहा कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी आएंगे तो फला हो जाएगा, और मोदी जो है घर घर मोदी, हर हर मोदी, क्या क्या पता नहीं क्या कहना रहे चला, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी का डंका बज रहा है, क्या क्या चला। बिहार में मोदी का डंका नहीं बज रहा। बिहार में अब ये नहीं कहा जा रहा है मोदी है तो मुमकिन। बिहार में मोदी ये नहीं कहा जा रहा है कि मोदी है तो जीत की गारंटी। बिहार में मोदी से आगे नीतीश कुमार का चेहरा है। हालांकि नीतीश कुमार के पिछले दिनों जो वीडियो आए हैं, वो उनके स्वास्थ्य को लेकर के वो चिंता पैदा करते हैं, और लगता है कि अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर नहीं होना चाहिए। उनकी पार्टी का बयान जिस तरह से पिछले दिनों, पिछले कुछ महीनों में आया, खासकर 2024 के चुनाव के बाद, उसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी से आगे बढ़कर के जनता दल के नेता बोल रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि जनता दल को बीजेपी ने निगल लिया है, जनता दल खत्म, जनता दल बीजेपी में मिल चुकी है, क्योंकि ज्यादातर नेता बीजेपी के साथ खड़े। लेकिन अभी जो चुनाव की जब बात चल रही है, तो हालांकि नीतीश कुमार अभी भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, बीजेपी को भी लगता है कि नीतीश कुमार इम्पोर्टेंट है। इसलिए अभी जो सीटों के बंटवारे की बात है, तो नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों बराबर बराबर सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। 100 या 105 सीट अभी डिसाइड नहीं हुआ कंफर्म, लेकिन 100 से लेकर के 105 सीटों के बीच में दोनों का नंबर होगा। हालांकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और मुकेश सहनी, माले, चारों का गठबंधन हालांकि वो आगे दिखाई पड़ता है, लेकिन एनडीए के भीतर अगर एनडीए में कुछ जान बचती और लगता कि एनडीए सत्ता में वापस आ सकती है, तो नीतीश कुमार के भरोसे। इसलिए नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा वजन दिया जा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि उनको किडनैप कर लिया गया, उनको घेर लिया गया है, उनसे उस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं। एसआईआर पे कुछ नहीं बोला नीतीश कुमार ने, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी भी सशंकित है। उन्हें पता नहीं है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, इसलिए जो सीटों को लेकर के बात हो रही है, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूं अपनी बातों को मनवाने में कामयाब होती दिखाई पड़ रही है। जो एनडीए यानी कहिए कि मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान है, वो 40 सीटें मांग रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है उनको 20 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली। बाकी मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, 7-7 सीटें शायद उनको मिले, तो 14 सीटें, 20, 34, और 7 और सीटें हैं जो और साथी लाएंगे तो उनको दिया जा सकता है, और नहीं तो आपस में ये लोग जो है 5-5 सीटें और बांटेंगे, इस तरह की बात की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान क्या एनडीए से अलग होकर के फिर 2020 वाली स्थिति में होंगे, एक ये भी यहाँ चल रहा है, बिहार में नैरेटिव चल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो फिर एनडीए कमजोर होगा। क्या बीजेपी चाहेगी कि एनडीए कमजोर हो? चुकी नीतीश कुमार के कमजोर होने का मतलब, जो नीतीश कुमार के बहाने या नीतीश कुमार के कंधे पे चढ़ करके सत्ता सुख पाने का जो लालसा है, या कहिए कि लगता है बीजेपी के लोगों को कि नीतीश कुमार जीत के लिए भले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री बनाया भी गया कुछ समय के लिए, तो शासन हम ही करेंगे, या फिर बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री हो जाएगा। ये एनडीए का सपना पड़ रहा है, या कहिए बीजेपी का सपना पड़ रहा है।
वैसे में अगर चिराग पासवान अगर लड़ने की सोचते हैं और फिर से 2020 दोहराया जाता है, तो इससे भाजपा का सपना टूटेगा। अब फिर आते हैं जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, तो प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे, ये बड़ा चर्चा का विषय है। प्रशांत किशोर सवर्ण है। प्रशांत किशोर कई जगह मीडिया में प्रचार किया गया कि प्रशांत किशोर जो है वो युवाओं में बड़े लोकप्रिय हैं, कई सर्वे वालों ने सर्वे किया। लेकिन प्रशांत किशोर पर चर्चा करने से पहले मैं बिहार को अलग तरीके से देखता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। देखिए, बिहार में जातिवाद है, ऐसा लोग कहते हैं कि बिहार में जातिवाद है, हालांकि पूरे देश में जातिवाद है। धर्म और देश की राजनीति, धर्म और जाति की राजनीति पूरे देश में चल रही है, बिहार में भी। लेकिन बिहार में अगड़ा पिछड़ा सबसे ताकतवर है। जो सामाजिक न्याय राहुल गांधी ने कहा है, अगड़ा पिछड़ा सबसे ताकतवर है। और पिछले 35 सालों से पिछड़ों का शासन है। पिछड़ों में दबंग जातियां मानी जाती है, कोयरी, कुर्मी और यादव। और बनिया जो है वो बीजेपी के साथ खड़ा है। चार अगर प्रमुख जातियां कहें तो पिछड़ों में कोयरी, कुर्मी और यादव। यादव लालू प्रसाद यादव उनके रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। कोयरी कुर्मी के रिप्रेजेंटेटिव नीतीश कुमार माने गए। तो अब ये भी है संभावना कि अगर एनडीए को सत्ता आती है तो किसी बनिया को मुख्यमंत्री बना दे। सुशील कुमार मोदी बनिया ही थे। बनिया बड़ा वोट बैंक है, और बनिया से ऐसा लगता है कि अगड़ा पिछड़ा वाले मसले में भी सध जाता है। तो बिहार में अगड़ा पिछड़ा है, और ऐसे में नीतीश कुमार अगर नहीं, या नीतीश कुमार को अगर हाईजैक करना चाहती है बीजेपी, तो वैसी स्थिति में पिछड़ा किसे वोट देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो पिछड़ा प्रशांत किशोर को वोट देगा, ये कहीं संभव दिखाई नहीं पड़ता है। और वैसे भी ये चुनाव जो है बाइपोलर होने जा रहा है, एनडीए वर्सेज इंडिया गठबंधन, या कहिए महागठबंधन। एसआईआर पे जिस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी, माले, इन लोगों ने स्टैंड लिया है, एक माहौल बना। अभी यात्रा देखिए चल रही है, प्रियंका गांधी भी आई हुई है। प्रियंका गांधी मिथिलांचल इलाके में आज यात्रा चल रही है। सीतामढ़ी भी जाने वाली है प्रियंका आज। सीतामढ़ी आप जानते हैं सीता की जन्मभूमि है सीतामढ़ी। तो वहां भी जाएंगी, और उसके बाद कांग्रेस ने, या कहिए राहुल गांधी ने यहाँ नैरेटिव गढ़ दिया है, और वो नैरेटिव ये है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए, संविधान का शासन होना चाहिए। प्रशांत किशोर ऐसे कोई नैरेटिव गढ़ने में कामयाब नहीं। न संविधान की बात कर पा रहे हैं वो, न वो सामाजिक न्याय पे खड़े दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनकी खुद की कास्ट जो है सामाजिक न्याय वाली कास्ट नहीं। फिर अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ज्यादातर वोट वो जो है उनकी तरफ वोट जो है सवर्णों का वोट रहेगा। तो जहां जहां नीतीश कुमार की पार्टी खड़ा है, नीतीश कुमार के कैंडिडेट खड़े हैं, और अगर वो सवर्ण नहीं है तो उनका वोट वहां कटेगा और प्रशांत किशोर को जाएगा। सवर्णों का वोट प्रशांत किशोर को जाएगा। जहां जहां बीजेपी है वहां पे वो कोशिश करेंगे कि वो जो है बैकवर्ड क्लास या ईबीसी या दलित या कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, ताकि वो इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का वोट काट सके। ये उनकी रणनीति होगी आने वाले चुनाव में। लेकिन एक मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो मुस्लिम है वो कहीं जाने वाले नहीं है। मुसलमानों का इस बार वोट जो है कंप्लीटली राहुल गांधी की तरफ। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जब था कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो जो मुसलमानों के जो बड़े नेता वहाँ हैं, या कहिए कि जो मौलाना हैं और धर्म जो विद्वान हैं, उन सब लोगों ने मीटिंग की और कहा कि आप सब एक साथ आ जाएं। और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन वाला एक माहौल बन गया और काफी सीटें आई। मोदी जी को बहुमत नहीं मिला, उसमें योगदान रहा उसी बात का कि मोदी जी को बहुमत नहीं मिला। अगर दोनों अलग अलग लड़ते तो खेल बिगड़ जाता। बिहार में भी इसी स्थिति है। और जो एम वाई समीकरण कभी कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव जी के साथ खड़ा है, इस बार राहुल गांधी ने जो एंट्री मारी, और राहुल गांधी ने जिस तरह से यहाँ काम किया, उनकी टीम ने काम किया, अल्लावरू कृष्णा अल्लावरू हो, या डॉक्टर अनिल जयहिंद हो, या और जो लोग हैं उनके टीम के लोग, उन सब लोगों का काम यहाँ दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी की मेहनत यहाँ दिखाई पड़ रही है।
और एक भरोसा जमा है कि राहुल गांधी बदलाव कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी की सत्ता को यही बदल सकते हैं। इसलिए मुस्लिम्स का वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ खड़ा दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। हालांकि वो मुंगेर गए थे तो मस्जिद भी गए, फेमस मस्जिद गए। मैं इस राजनीति के खिलाफ, बड़े नेताओं को मंदिर मस्जिद वाली राजनीति से दूर रहना चाहिए। खास करके जब मंदिर मस्जिद की राजनीति चल रही हो, ऐसे में अगर आप मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं तो उसका खराब असर पड़ता है, पाखंड फैलता है उससे। और जो वैज्ञानिक चेतना की बात की जाती है, वैज्ञानिक चेतना धूल धूसरित होती है अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, या जो बड़े नेता हैं वो मंदिर मस्जिद जाते हैं। उससे आम आदमी का भरोसा जो है संविधान से कमजोर होता है, विज्ञान से कमजोर होता है, भगवान की तरफ या कहिए पाखंड की तरफ आगे बढ़ता है, अंधविश्वास में फंसते हैं। उनको लगता है सब ईश्वर करता है, और जब सब ईश्वर करता है तो फिर उनके अधिकार गौण हो जाते हैं, उनको लगता है पूर्व जन्म का फल है। तो पिछड़ों में जो जागृति आई है, वो चाहे लालू जी की वजह से आए, नीतीश जी की वजह से आए, बाबू जगजीवन राम की वजह से आए, कर्पूरी ठाकुर की वजह से आए, जगदेव बाबू की वजह से आए, लेकिन ये बदलाव जो है यहाँ दिखाई पड़ता है, वो जागृति यहाँ दिखती है। और पिछड़ों के बीच ये है कि सवर्णों ने हमें प्रताड़ित किया है, इसलिए पिछड़े वोट बैंक जो है वो लालू नीतीश के साथ खड़े हैं। पिछड़े वोट बैंक कहीं टूटने वाले नहीं हैं। वो लालू को वोट देंगे या नीतीश को वोट देंगे। और वैसे में प्रशांत किशोर अगर उतरते हैं तो दोनों जगह पिछड़े उनको वोट नहीं करेंगे, तो जाहिर है वो वोट किसका काटेंगे। जो वोट सवर्णों के वोट जो है, जो अगर लगता है लगेगा कि दूसरी जगह नीतीश को जा रहा है तो वो काट ले। पिछड़ों के कुछ वोट कट कट सकते हैं अगर कैंडिडेट दें तो, लेकिन कुल मिलाकर के जो स्थिति है कि प्रशांत किशोर इस स्थिति में नहीं है कि वो जीत हार तय कर सके। कुछ सीटों पर हो सकता है कुछ लोगों को हरा दे, कुछ वोट आ जाए, 1000, 2000, 5000 वोट से जीत हार होती है विधानसभा में, तो ऐसा हो। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है वो है राहुल गांधी ने जो नैरेटिव गढ़ा है वो नैरेटिव कामयाब हो गया। सामाजिक न्याय का नैरेटिव, संविधान बचाने का नैरेटिव, और मताधिकार बचाने का। 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं। मैं कल ही अपने चैनल पे मैंने बात की और कहा कि जो है अराजक और कांग्रेस के नेताओं को गांव गांव जाकर के बूथ बूथ पर लोगों की मदद करनी होगी जिनके वोट कटे हैं, क्योंकि उनसे बीएलओ उनका नाम आ जाएगा, बीएलओ उनका नाम ले लेंगे, शामिल कर देंगे, ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा। और मैंने देखा कि परसों जो है, कल ही तेजस्वी ने एक वीडियो जारी किया 2-2.5 मिनट का, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन किया कि बूथ बूथ पर, गांव गांव में आप लोगों की मदद कीजिए नाम जुड़वाने में, और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखिए एसआईआर ने क्या किया है, पूरे बिहार में गांव गांव में ये ला दिया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है, और बीजेपी के कहने पर सबके वोट कटे। तो 65 लाख वोट कटना मजाक नहीं, बड़ा हिस्सा है। और ज्यादा बड़ी संख्या जो है मुसलमानों की है, दलितों की है, पिछड़ों की है, अति पिछड़ों की। और इसका मैसेज बीजेपी के खिलाफ है। और वह बीजेपी जो नैरेटिव गढ़ना चाहती है, या मोदी जी जो नैरेटिव गढ़ते हैं, ढंग का बज रहा है या सीज फायर का या वगैरह वगैरह का, सब फ्लॉप हो गया है। लालू यादव नीतीश तेजस्वी आएंगे तो फिर जंगल राज आ जाएगा, ये नैरेटिव भी कमजोर पड़ा है। ये बहुत जो जो लालू यादव के घुर विरोधी रहे हैं वही अब कर रहे हैं, बाकी आम लोग मानते हैं कि लालू यादव जो हुआ फिर वो दोहराया नहीं जाएगा, तेजस्वी अलग है। और तेजस्वी ने जो ट्विटर पे लिखा है कल, वो अपने आप में एक तरह से सफाई है, और एक कोशिश की है ये जनता में विश्वास दिलाने का, भरोसा दिलाने का कि हम जो है आपके साथ खड़े हैं, पुराने दिन हम नहीं दोहराने वाले हैं। और उन्होंने एक जगह जिक्र भी किया है कि जब लालू प्रसाद यादव जी बने मुख्यमंत्री, जब बने थे, लिखा उन्होंने उसमें एक छोटा सा पीस है कि जब लालू प्रसाद जी को गद्दी मिली, बिहार सबसे पीछे था, दंगे हो रहे थे, जातीय संघार नरसंहार हो रहा था, दलितों को मारा जा रहा था, एक तरफ पलायन था तो दूसरी तरफ दमन, लोकतंत्र स्थापित था लेकिन सामंतवाद की जड़ें जम चुकी थी। तो पापा ने उसे जड़ सहित काट दिया, पापा दोषी हो गए, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, सरकार, ये सब खिलाफ हो। मीडिया को लेकर के अक्सर हम बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को लेकर के बात करते हैं कि ये सवर्णवादी मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी भी सवर्णवादी है। तो ये सवर्णवाद को तोड़ने का जो तंत्र है, जो मंत्र है, वो सब बिहार में है। और बिहार साफ साफ दिखाई पड़ रहा है इस बार कि बिहार राहुल गांधी के साथ खड़ा है। इस बार नरेंद्र मोदी जी को बड़ा झटका मिलने वाला है।
ये साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।